हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ बताया था, जिसमें सामान्य परिचय, मुख्य विशेषताएं और पृष्ठभूमि, भारत में पंचायती राज की भूमिका और समितियां जो पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, विभिन्न राज्यों में पंचायती प्रणाली, अशोक मेहता समिति, एमएल सिंघवी समिति। और आपको मैंने बताया था 73वां संवैधानिक संशोधन। फिर मैंने बताया था आपको पंचायती संबंधी अनुच्छेद। तो आज हम उसी पंचायती संबंधी अनुच्छेद के विषय में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ नगरीय स्थानीय सरकार के बारे में हम आज आपको बताएंगे। स्टूडेंट, विषय संबंधी जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं पंचायत से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको कि पंचायत से संबंधित अनुच्छेद क्या है। इससे पहले वीडियोज़ में आपको स्थानीय शासन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जानकारी दी गई थी, जिन्हें विस्तार में जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पंचायती राज व्यवस्था के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि पंचायत से संबंधित अनुच्छेद एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ कि अनुच्छेद 243 में परिभाषाएं, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 डी में स्थानों का आरक्षण, अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि, अनुच्छेद 243 एफ में सदस्यता के लिए निहर्ताएं, अनुच्छेद 243 जी के लिए पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, अनुच्छेद 243 आई में वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा और अनुच्छेद 243 के पंचायतों के लिए निर्वाचन, अनुच्छेद 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, अनुच्छेद 243 एम इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना, अनुच्छेद 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, अनुच्छेद 243 ओ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों में हस्तक्षेप का वर्णन। स्टूडेंट, इसमें से आपके परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बताते हैं सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से। अनुच्छेद 243 ए में जैसा मैंने बताया ग्राम सभा, तो स्टूडेंट संविधान के अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का प्रावधान है, क्योंकि जो कि 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। यह ग्राम स्तर के सभी कार्य करती है जो राज्य विधानमंडल करता है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थितियों में भी बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की गणपूर्ति न होने से बैठक का संचालन नहीं हो सकता है, अतः कुल पंजीकृत मतदाता के 5वें भाग की उपस्थिति पर ही ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 243 बी, जिसमें पंचायतों का गठन है। पंचायतों के गठन के ग्राम स्तर, मध्यवर्ती और जिला स्तर के प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। सबसे निचली स्तर पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत जिला स्तर पर। फिर हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 243 सी में, जिसमें पंचायतों की संरचना थी। स्टूडेंट, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम सभा की कार्यपालिका है, के अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है तथा मध्यवर्ती पंचायत व जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों द्वारा चुने गए सदस्यों से होता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया राज्य द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार की जाएगी। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती पंचायत का सदस्य होता है। जहां मध्यवर्ती पंचायत नहीं है वहां जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा मध्यवर्ती पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होगा तथा उस क्षेत्र के सांसद व विधायक अपने क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर के सदस्य होते हैं तथा राज्य और विधान परिषद के सदस्य जहां वे पंजीकृत होते हैं उस क्षेत्र की मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होंगे। पंचायत के अध्यक्ष, सांसद, विधायक को पंचायतों के अधिवेशन में मत देने का अधिकार होता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको अनुच्छेद 243 डी में बता रही हूँ, जिसमें बताया गया है कि स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 डी के अनुसार प्रत्येक पंचायतों में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होंगे, जो कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। अगर
जाति की जनसंख्या के 20% है तो स्थान भी 20% आरक्षित होंगे तथा ये स्थान चक्रानुक्रम के आधार पर आवंटित होंगे। इसी तरह 1/3 स्थान अनुसूचित जातियों जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे तथा प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले पद कुल संख्या के 1/3 भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्रियों के लिए भी आरक्षित स्थान होंगे। यह आरक्षण चक्रानुक्रम में मिलेगा तथा राज्य पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी समय या पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा। और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की कोई बात अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगी। अगस्त 2009 में केंद्र सरकार ने भी 50% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान कर दी थी। स्टूडेंट, अब मैं अनुच्छेद 243 के बारे में आपको बताऊंगी, जिसमें पंचायतों का कार्यकाल दिया गया है। तो इस अनुच्छेद में पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक रहेगी तथा उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराने अनिवार्य होंगे। अगर ग्राम सभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती है किंतु कार्यकाल 6 माह से अधिक हो तो शेष बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे, और यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो चुनाव नहीं कराए जा सकते। सदस्यों के लिए योग्यताएं बताई गई हैं कि कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जा सकता है यदि वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य है, पर आयु की अपेक्षा नहीं रखता हो, क्योंकि नगर पालिका की आयु 21 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष। स्टूडेंट, अब मैं आपको पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व के बारे में बताती हूँ। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बना सके, जिससे वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बना सकें और उन्हें क्रियान्वित कर सकें, और इनके अनुसार 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी कार्यों को पंचायतों को क्रियान्वित करना है। कर लगाने की शक्ति, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर जो शुल्क, पथकर, फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित तथा विनियोजित करने का पंचायत को अधिकार दिया गया है तथा राज्यों के द्वारा अनुदान और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई राशि और ऐसी निधियों को जमा करने के लिए पंचायत निधि कोष का गठन करना। अब मैं आपको बताती हूँ, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत वित्त आयोग बताया गया है, जिसके तहत राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो राज्यपाल को अपनी सिफारिश देगा, जिसे राज्यपाल विधानमंडल में रखवाएगा। आयोग निम्न मामलों में अपनी सिफारिश देगा। आप इसको ध्यान से सुनिए कि राज्य द्वारा कर लगाए गए कर, पथकरों व शुल्कों का पंचायत और राज्यों के मध्य वितरण, पंचायत को सौंपे जाने वाले कर के बारे में और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक उपाय हैं। अन्य ऐसे विषय जो राज्यपाल निर्धारित करे उस पर भी आयोग अपनी सिफारिश देगा। पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। यह आयोग पंचायतों के लिए चुनाव का पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य का राज्यपाल निर्धारित करे तथा नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को साबित कदाचार के आधार पर ही पद से हटा सकते हैं और हटाने की रीति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जैसी है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख 24 अप्रैल 1993 से 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई पंचायती राज प्रणाली को अपनाना होगा तथा पहले से गठित पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेंगी अगर राज्य द्वारा उन्हें भंग न किया जाए। न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन से तात्पर्य ऐसी विधि की मान्यता से है जो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, स्थानों के आवंटन से संबंधित मामलों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब मैं आपको पंचायत के अनिवार्य कार्य बताती हूँ। स्टूडेंट, ग्राम पंचायत के सामान्य कार्य जो अनिवार्य हैं वो हैं, आप देखिए कि पेयजल की व्यवस्था करना। पंचायत के अनिवार्य कार्य क्या क्या हैं? पेयजल की व्यवस्था करना, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध करना, चिकित्सा और स्वास्थ्य की रक्षा की व्यवस्था करना, सड़कें और नालियों को बनवाना, हाट व बाजारों का प्रबंध करना, सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना, महिला और बाल कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रबंध करना, लोक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना, कृषि और भूमि का विकास करना, ग्रामीण विकास के कार्यों का सहयोग प्रदान करना। तो ये पंचायत के अनिवार्य कार्य हैं जो उन्हें करना है। पंचायत के विकास के कार्य क्या है कि विकासात्मक कार्य क्या क्या है? तो पंचायतों के आर्थिक विकास से जुड़े कार्यों को 11वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है, जैसे भूमि सुधार कानून का कार्यान्वयन करना, सिंचाई का प्रबंध करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना, लघु और कुटीर उद्योग का विकास करना, तकनीक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध करना। अब बात आती है कि ग्राम पंचायत निधि कोष।
तो मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक कोष होता है जो पंचायत के आय व्यय का लेखा होता है। इसका संचालन ग्राम प्रधान तथा पंचायत विकास अधिकारी के माध्यम से होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ग्राम पंचायत की समितियाँ क्या हैं, कौन कौन सी समितियाँ कौन कौन से कार्य करती हैं। तो सबसे पहले है नियोजन और विकास समिति। ये इनका कार्य है योजना निर्माण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन, कृषि पशुपालन आदि। और फिर दूसरी समिति है शिक्षा समिति, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी कार्य। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, इनका कार्य है परिवार कल्याण, चिकित्सा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का संरक्षण। फिर है समिति आपकी एक निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांचना। प्रशासनिक समिति का कार्य है प्रशासनिक संबंधी सभी कार्य। और जल प्रबंधन समिति का कार्य है पेयजल तथा नलकूप संबंधी कार्य करना। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताती हूँ कि न्याय पंचायत क्या है। ग्रामवासियों को सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से 73वें संविधान संशोधन द्वारा एक न्याय पंचायत की व्यवस्था की गई। प्राय 3-4 पंचायतों के लिए एक न्याय पंचायत होगी, जिसके कुछ सदस्य मनोनीत तथा कुछ सदस्य निर्वाचन पंचायतों के द्वारा होगा। इसकी आधिकारिकता छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों तक सीमित होगी तथा दंड स्वरूप या केवल 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। पंचायत या क्षेत्र समिति क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम और जिला स्तर के मध्य पंचायत समितियों का गठन किया गया, जो ग्राम और जिला पंचायत के बीच समन्वय बना सके। ग्राम पंचायतों के सरपंच इन समितियों के सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है तथा समय से पूर्व भंग होने की स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराना अनिवार्य है। स्टूडेंट, अब मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ ई पंचायत के बारे में। ई पंचायत क्या है? आपने सुना होगा कि ई पंचायत, सरकार ने सभी पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए ई पंचायत मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ किया, जिससे पंचायतों में पारदर्शिता, सूचनाओं का आदान प्रदान, सेवाओं का कुशल वितरण तथा पंचायतों के प्रबंधन में गुणवत्ता तथा पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके। ई पंचायत MMP के अधीन 11 कोर आम सॉफ्टवेयर की योजना है, जिसके अनुप्रयोगों में PRIA, शॉर्टकट प्लान प्लस, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल तथा स्थानीय शासन विवरणिका है। उससे अप्रैल 2012 में राष्ट्रीय पंचायत दिवस को प्रारंभ किया गया। यह योजना सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के 45 जिलों तथा 128 पंचायतों में कार्यान्वित हो रही है। इस योजना का नेतृत्व केंद्र तथा क्रियान्वयन राज्यों द्वारा किया जा रहा है, जो कि MMP कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय कार्यक्रम है, केंद्र स्तरीय, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय। ई पंचायत द्वारा क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? देखिए, योजनाओं का ऑनलाइन क्रियान्वयन व देखरेख, शिकायत निवारण तंत्र, मांग प्रबंधन प्रशिक्षण, पंचायतों के लिए विशिष्ट कोड प्रदान करना, पंचायतों का लेखांकन, सामाजिक जनांकीय प्रोफाइल, समन्वित जिला योजना का प्रारूप तैयार करना। मध्य प्रदेश और पंजाब में ई पंचायत समाज का गठन किया गया। अब मैं आपको बता दूं कि पंचायत या क्षेत्र समिति के आय के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से उनको आय मिलती है, आय की प्राप्ति होती है। तो ये हैं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, स्थानीय कर, मंडियों से प्राप्त फीस, दान व चंदे, जिला पंचायत द्वारा किया गया तदर्थ अनुदान, क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए कर, घाटों तथा मेलों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई धनराशि। स्टूडेंट, अब मैं आपको जिला पंचायत परिषद के बारे में बताने जा रही हूँ। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो अपने अधीन कार्य करने वाली पंचायती संस्थाओं और राज्य सरकार के मध्य की एक कड़ी है। खंड स्तर की पंचायतों के प्रमुख जिला पंचायत के सदस्य होते तथा अध्यक्ष का चुनाव इन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धति से किया जाता है तथा सांसद, विधायक, लोकसभा, विधानमंडल इस परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है तथा इसे समय से पहले भंग करने पर चुनाव 6 माह के अंदर कराना आवश्यक है। तो हम देखते हैं, जिला परिषद ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। महाकोमा परिषद असम में, जिला पंचायत मध्य प्रदेश और गुजरात में, और जिला विकास परिषद है कर्नाटक और तमिलनाडु में। स्टूडेंट, अब मैं आपको नगरीय स्थानीय सरकार के बारे में बताने जा रही हूँ। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण के विकास के साथ नगरीय शासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। भारत के वर्तमान नगरीय शासन में नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां, छावनी बोर्ड आदि सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नगर पालिकाओं के बारे में बताती हूँ। भारत में प्राचीन काल से ही नगरीय प्रशासन विद्यमान रहा है, किंतु आधुनिक काल में नगरीय प्रशासन के प्रयास ब्रिटिश काल से प्रारंभ हुए। शहरी स्थानीय शासन का तात्पर्य जनता द्वारा उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से किसी शहरी क्षेत्र के शासन से है। भारत में इस प्रकार की 8 संस्थाएं हैं।
देखिए, नगर निगम, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, अधिसूचित क्षेत्र कमेटी, नगर पालिका, टाउन एरिया कमेटी, विशेष उद्देश्य एजेंसी, पोर्ट ट्रस्ट। स्टूडेंट, शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास पहले भी किए गए, परंतु इन्हें संवैधानिक दर्जा 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास कब किया गया। इन्हें संवैधानिक दर्जा 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा दिया गया। केंद्रीय स्तर पर इन संस्थाओं को 3 मंत्रालयों के अधीन रखा गया है। शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन 1985 में किया गया। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत छावनी बोर्ड से संबंध है और गृह मंत्रालय संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। स्टूडेंट, अब मैं आपको जिला योजना समिति के बारे में बताती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला योजना समिति का प्रावधान है, जिसका कार्य पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को सुमेलित करके जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करना है। राज्य का विधानमंडल इनसे संबंधित प्रावधान कर सकता है, जैसे कि समितियों की संरचना तथा ऐसी विधि जिससे समिति के स्थान भरे जाएंगे। समिति की कुल सदस्य संख्या में स्थान पंचायत तथा नगर पालिका से जिला स्तर पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। जिला नियोजन समिति के कार्यों से संबंधित प्रावधान, समितियों के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके का प्रावधान, जिला नियोजन समिति विकास का प्रारूप तैयार करते समय पंचायत तथा नगर पालिका के सामान्य हितों जैसे स्थानीय योजनाएं, जल तथा अन्य भौतिक संसाधनों में हिस्सा बांटना, संरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण का संरक्षण तथा जिला योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी विकास योजना का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकार को भेजेगा। स्टूडेंट, अब मैं आपको महानगर योजना समिति के बारे में बताने जा रही हूँ। महानगर क्षेत्र के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 243 ZE में महानगर योजना समिति का प्रावधान किया गया है, जो क्षेत्र के विकास का प्रारूप तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगी तथा राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर समितियों से संबंधित निम्न प्रावधान कर सकता है, जैसे महानगर समिति की संरचना तथा स्थानों को भरने की विधि। पर इस समिति में 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों और पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा उस क्षेत्र जैसे नगर पालिका और पंचायत की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। इन समितियों के अध्यक्षों के चुनाव की विधि आदि केंद्र व राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं के लेखाओं के रखरखाव और उनकी संपरीक्षा करने का उपबंध कर सकेगा। राष्ट्रपति अपने आदेश से इस अधिनियम के प्रावधानों को कुछ संशोधनों तथा अपवाद के बाद संघ राज्य क्षेत्रों में लागू कर सकते हैं। इस अधिनियम के प्रावधान 5वीं और 6वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। 74वें संविधान संशोधन के इस अधिनियम के लागू होने की तारीख 1 जून 1993 से 1 वर्ष के अंदर सभी राज्यों को नई नगरीय प्रणाली को अपनाना होगा तथा पहले से गठित नगरपालिकाएं अपने कार्यकाल की समाप्ति तक रहेंगी। स्टूडेंट, अब मैं आपको नगर निगम के बारे में बताती हूँ। संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम तथा राज्यों में नगर निगमों के गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा होता है। प्रत्येक नगर निगम 3 इकाइयों में विभक्त रहता है, जैसे परिषद, समितियों, आयुक्त। परिषद जनता द्वारा चुने गए पार्षदों की सभा होती है, जिसका प्रधान महापौर होता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कार्यकाल कितना होगा यह विषय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। महापौर की सहायता के लिए एक उप महापौर होता है। महापौर महानगर का प्रथम नागरिक होता है, जो नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा सदन को स्थगित कर सकता है। यह नगर में आने वाले गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन करता है। परिषद नगर निगम की विधायक होती है। इसमें SC, ST तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है, जो चक्रानुक्रम में आवंटित हो। स्टूडेंट, अब आपको मैं बताने जा रही हूँ नोटिफाइड एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र समिति। ये वे क्षेत्र हैं जो नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करते हैं, किंतु औद्योगिकीकरण के कारण तेजी से विकसित हो रहे हैं, जिन्हें राज्य सरकार महत्वपूर्ण मानती है और इनका गठन एक अधिसूचना के माध्यम से करती है। उन्हें अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं। इन क्षेत्रों को नगर पालिका के समान अधिकार प्राप्त होते हैं। सरकार द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों को इस क्षेत्र के लिए नामित किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा छावनी बोर्ड अधिनियम 1924 के अंतर्गत किया जाता है, जिस पर रक्षा मंत्रालय का नियंत्रण रहता है। यह बोर्ड सैन्य परिसर स्थित असैनिक क्षेत्र पर नगर पालिका की तरह प्रशासनिक दृष्टि के तौर पर काम करता है। इसको अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित मामलों पर कार्य करने का अधिकार होता है। इस बोर्ड का गठन व प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा होता है। अभी तक 63 छावनी बोर्डों का गठन किया जा चुका है। इन बोर्डों को भी जनसंख्या के हिसाब से 3 इकाइयों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी
10,000 से अधिक, दूसरी श्रेणी में 2,500 से 10,000 तक और तीसरी श्रेणी में 1,500 से कम। छावनी बोर्ड में कुछ सदस्य निर्वाचित तथा कुछ सदस्य नामित होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा नामित सदस्यों का कार्यकाल जब तक शहर में रहते हुए पद पर होते हैं। छावनी बोर्ड का अध्यक्ष उस एरिया को कमांड कर रहा सैन्य अधिकारी होता है। उपाध्यक्ष का चयन चुने हुए सदस्यों में से किया जाता है। स्टूडेंट, छावनी बोर्ड के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए एक कार्यकारी अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब मैं आपको टाउनशिप के बारे में बताने जा रही हूँ। इसका गठन सार्वजनिक उद्यम की बनी कॉलोनियों के लिए होता है जिसमें उन उद्यमों के क्रमिक और श्रमिक रहते हैं। इसमें सदस्य तकनीक और गैर तकनीकी होते हैं। अब मैं आपको न्यास पत्तन पोर्ट ट्रस्ट के बारे में बताती हूँ। न्यास पत्तन का गठन संसद के अधिनियम द्वारा होता है। इसमें निर्वाचित व नामित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य पत्तनों की सुरक्षा व प्रबंधन तथा नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना होता है, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। स्टूडेंट, ये थी पंचायती राज व्यवस्था और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। स्टूडेंट, अगले वीडियोज में आपको राजनीति शास्त्र के अन्य टॉपिक्स की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।